हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप बच्चे अक्सर अकाउंट्स के सब्जेक्ट में कर देते हैं, जिसके कारण आपका ये जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा वीक रह जाता है। आपके मार्क्स एग्जाम में प्रॉपरली नहीं आते जितना आप उम्मीद करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अकाउंट सब्जेक्ट हमारे बस का नहीं है। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं और इनको कैसे अवॉइड करेंगे, इसी बारे में आज मैं ये वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ। तो बच्चों, सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक हर बच्चा कर देता है वो है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि उसको इस सब्जेक्ट के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं अकाउंटिंग के, वो समझ नहीं आते। उसके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स हिले हुए हैं, जिसके कारण वो स्ट्रांगली एक ग्रिप नहीं बना पाता है अकाउंटिंग सब्जेक्ट के ऊपर। सो वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक इज दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स पेपर। ये आपको समझ नहीं आता है। तो इसको कैसे सुधारा जाए सर? इसको सुधारा जाएगा जब आप हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाओगे और उसको पक्का करने की कोशिश करोगे। तो यू नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, तभी ये सब्जेक्ट आपका एक दोस्त बन जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो अगली मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या है बच्चों? ये अकाउंट्स का पेपर है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसको केवल रट के, इसको केवल क्रैम करके आप इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं बना पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा हो सके आपको सवाल सॉल्व करने हैं। और केवल टीचर के कराए हुए सवाल आपको सॉल्व नहीं करने, आपको खुद भी घर पर बैठ के किसी भी किताब से, कोई भी किताब हो आपके पास, उसके सवालों को सॉल्व करने की आदत डालनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा ये सब्जेक्ट आपको प्यारा लगने लगेगा और उतना ही ज्यादा सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग लिख के सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ बुक की इलस्ट्रेशन को पढ़ लेते हैं। सबसे वर्स्ट थिंग जो आप बच्चे कर सकते हैं ना अकाउंटिंग के इस सब्जेक्ट के अंदर, वो है इलस्ट्रेशंस को पढ़ना। मैं कह रहा हूं इलस्ट्रेशंस को पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इलस्ट्रेशंस को खुद सॉल्व करना। आपको हर सवाल को खुद लगाना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप करो ना अपनी कॉपी में सवाल, आपको कौन रोक रहा है? आप सवाल को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप उस इलस्ट्रेशन के अंदर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे अपने आंसर को मैच कर सकते हो। पर आप ये नहीं करना कि आप सिर्फ इलस्ट्रेशन को पढ़ रहे हो और टिक मार्क करते चले जा रहे हो। वो अप्रोच वर्स्ट अप्रोच है आप बच्चों के लिए, बिकॉज आप एक एलिमेंट्री क्लास के अंदर हैं। आपकी ये स्टार्टिंग क्लासेस हैं, 11वीं और 12वीं की जो क्लासेस है ना, ये बहुत नेसेंट स्टेज है, बहुत छोटी स्टेज है जहां पर आप गलतियां नहीं कर सकते। आप गलत आदत डाल लोगे ना सिर्फ सवाल को पढ़ने की, तो वो आपके लिए गलत अप्रोच है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को समझने की। आपको सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस खुद, जितने ज्यादा हो सके। इलस्ट्रेशन सॉल्व करें, ठीक है। हर बुक के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं। मैं भी आपको जब पढ़ाऊंगा अपने बैचेस के अंदर, तो मैं भी आपको बहुत सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस दूंगा, क्लास नोट्स दूंगा, बहुत सारे हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ खुद भी घर बैठ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। इससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, आप ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। अगली बात है कैलकुलेशंस में केयरलेसनेस कर देना। अरे 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 अरे, अकाउंटिंग के अंदर सिंपलेस्ट कैलकुलेशंस होती हैं। अब बच्चों को ना डर लगता है, बच्चों को लगता है सर मैंने तो मैथ्स लिया ही नहीं, अब मेरे पास तो मैथ्स नहीं है, तो इसका मतलब मैं तो अकाउंटिंग कर नहीं पाऊंगा। अरे नहीं, अकाउंट्स के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रही है। बेसिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, इससे ऊपर कोई मैथ्स यूज नहीं हो रहा है आपका, है ना। इतना सिंपल सा मैथ्स है, प्लस माइनस ही तो करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज निकालनी है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो घबराना नहीं है और केयरलेसनेस नहीं करनी है। 2+2 को हमेशा 5 कर देते हैं हम, है ना, नॉर्मल एग्जाम्पल में, और फिर वो हमको मिलता ही नहीं है। वो हमें लगता है कि 2+2 5 ही होता है। वो गलती अपनी पकड़ में नहीं आती है।
तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे आपकी कैलकुलेशंस वीक हो जाएं, जिससे आपके सवाल में आप कैलकुलेशन में एरर करना शुरू कर दो। तो आपको कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग करनी है। सर ये कैसे होंगी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग? अरे भाई आप लोग ना क्या करते हो, सवाल को सॉल्व करते समय हाथ में कैलकुलेटर रख लेते हो। आपके लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप 11वीं के बच्चे हो, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए। वो कब यूज करेंगे? जब हम आगे चले जाएंगे अगली क्लासेस के अंदर, हम प्रोफेशनल क्लासेस करेंगे, हम बीकॉम वगैरह करेंगे, है ना। जब हम आगे निकल जाएंगे तब हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल ना आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना और ना ही बच्चों अपने फोन का इस्तेमाल करना। आप क्या करते हो, बड़ी गंदी आदत है, सवाल हो रहा है आप अपना फोन निकाल लेते हो और फटाफट से उसके ऊपर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हो। ये नहीं करना है, आपको खुद कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशंस खुद करनी है और आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए अगर आपको अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हम लोग फॉर्मेट्स इग्नोर कर देते हैं। फॉर्मेट्स इग्नोर नहीं करने हैं, फॉर्मेट्स से प्यार करना है। हर चीज का फॉर्मेट, जैसे कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, हर लेजर का एक फॉर्मेट होता है, कैश बुक का फॉर्मेट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता है ना। हर सवाल को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड फॉर्मेट है जो आपको इस्तेमाल करना है। उस फॉर्मेट को अगर आप प्रॉपरली पेपर में भी बना के आएंगे, एग्जाम में भी करके आएंगे, तो ना आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। प्लस अगर मान लो खुदा ना खास्ता आपसे वो सवाल पूरा नहीं हुआ, एटलीस्ट आपको फॉर्मेट्स के कुछ मार्क्स मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेंगे ही मिलेंगे, बट एटलीस्ट आपको फॉर्मेट्स के मार्क्स वहां पर मिल सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि प्रॉपर फॉर्मेट्स अंडरस्टैंड करो, समझो फॉर्मेट्स कैसे हैं और किस तरह से उन फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करना है आपके सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो भी आपको समझना जरूरी है। फॉर्मेट्स को इग्नोर नहीं करना है आपको। फिर है इनकम्प्लीट आंसर्स। हाँ सर, ये भी एक बड़ी विचित्र प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ हो जाती है। क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका ए पार्ट भी है, बी पार्ट भी है, सी पार्ट भी है, डी पार्ट भी है। एक ही सवाल के अंदर 4 पार्ट हैं, है ना। तो हम गलती से कई बार हम सवाल को ढंग से पढ़ते नहीं है, है ना। हम सवाल में सिर्फ ए पार्ट करके आ जाते हैं, या फिर 2 पार्ट्स आते हैं तो 2 पार्ट्स करके आते हैं। हम इन 2 को अटेम्प्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं करना, आपको इनकम्प्लीट आंसर्स नहीं छोड़ के आने सवाल के अंदर। अगर 30 सवाल है तो 30 के 30 आपको ट्राई करके वहां पर आने जरूर हैं। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। छोड़ने से क्या होगा, है ना। अगर नहीं भी आता सवाल आपको तो आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। और जो प्रैक्टिस कर रहा होगा बच्चा ना, जिसने बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस करी होगी, वो जरूर अटेम्प्ट करके आएगा उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, आपको हर चीज अटेम्प्ट करनी है और कोशिश ये करनी है कि जिस भी क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो मेक श्योर हर पार्ट आपने सॉल्व किया हो वहां पर। ठीक है, इनकम्प्लीट आंसर से आपको इनकम्प्लीट मार्क्स ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम होती है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन ने मांगा है कुछ और हम करके आ गए कुछ और। देखो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज मांगता है ना। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बेसिक्स का, फंडामेंटल्स का, और आपसे उसने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज पास करो, बस जर्नल एंट्रीज पास करो। अब बच्चे को आदत क्या होती है, जर्नल एंट्रीज तो पास करनी सीखी नहीं है या भूल गया है, क्योंकि ज्यादातर प्रैक्टिस किस चीज की होती है, हम ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, है ना। हमने तो प्रैक्टिस ही सिर्फ क्या की है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। जर्नल एंट्रीज तो हमने लास्ट में 1-2 क्वेश्चन कर लिए होंगे। लेकिन सवाल को जरूर ढंग से पढ़ो, सवाल में मांगा क्या गया है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री मांग रहा है तो आपको जर्नल एंट्री करके आनी है, आपको ये अकाउंट्स बना के नहीं आने हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगता है, कैपिटल अकाउंट मांगता है, लेकिन आपको आदत होती है आप तो बैलेंस शीट भी बना के आए थे, जबकि बैलेंस शीट मांगी ही नहीं है। तो डू व्हाट इज डायरेक्टेड, जो मांगा है वो करेंगे, जो नहीं मांगा है वो नहीं करके आएंगे। सवाल को बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ो, समझो और फिर अपने सवाल का जवाब देना शुरू करो। यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली बिफोर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट। ठीक है ना, जो मांगा गया है वही करके आना है। एक और प्रॉब्लम जो अक्सर बच्चे फेस करते हैं वो है सर टाइम की कमी हो जाती है। सर पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाते हम लोग। वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आपने अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को के ऊपर काम ही नहीं किया है, अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप ही नहीं किए हैं। क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ सवाल को अभी तक पढ़ा है,
उसको सॉल्व तो करा ही नहीं है। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है ना, उसको हमेशा एक फेयर आइडिया होता है कि सवाल 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, सवाल 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, या सवाल 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने किया है, उसको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाने में 2 मिनट लगेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने में अगले 4-5 मिनट लग जाएंगे, बैलेंस शीट बनाने में और 4-5 मिनट लग जाएंगे। उसको पता है कि हर सवाल, हर पार्ट कितना टाइम मांगता है मेरे से, क्योंकि उसने रोज प्रैक्टिस करके ये हुनर हासिल किया, इसको डेवलप किया, इस स्किल को पाया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं सीखी हैं, उनको नहीं पता चलता है कि ये एक सवाल कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो उन बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि आप सवाल सॉल्व करना शुरू करो, साथ में एक घड़ी रखो, है ना, टाइमर लगा के शुरू करो। ये नहीं है कि हर बार सवाल में टाइमर लगाएंगे, बट टू स्टार्ट विद ऐसी हैबिट जनरेट करने के लिए आप स्टार्ट स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। और हमेशा अपने आप को चैलेंज करो, हमेशा चैलेंज करो कि ये सवाल मुझे 5 मिनट में खत्म करना है, ये सवाल मुझे 10 मिनट में खत्म करना है। जब ये स्किल डेवलप हो जाएगी ना, तो आपका पेपर टाइम से पहले खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे टाइम कम मिल रहा है, हमेशा टाइम आपके पास ज्यादा ही होगा, बिकॉज आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा वर्क करना शुरू करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर प्रेजेंटेशन। अभी मैंने बोला था फॉर्मेट्स प्रॉपर होने चाहिए आपके, है ना, जो भी फॉर्मेट आपने पेपर में सॉल्व करके आने, या जो फॉर्मेट का इस्तेमाल आप करते हो क्वेश्चन के अंदर, वो फॉर्मेट क्लियर होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मेट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेट से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक गलत प्रेजेंटेशन, बैड प्रेजेंटेशन आपका एक तो टाइम वेस्ट करेगी, है ना, क्योंकि आपने क्या किया होता, कई बार आपने फिगर्स को सही नहीं लिखा होता, आप फिगर ऐसे लिख देते हो, अब ये तो पढ़ी नहीं जाएंगे फिगर। तो प्रॉपरली मेक श्योर कि आपने जो भी फिगर्स लिखी हैं, जो भी अमाउंट्स लिखे हैं, वो प्रॉपर हों, पढ़े जाएं। क्योंकि अगर सवाल एक बारी में सॉल्व नहीं होता ना आपसे, तो आपको उस सवाल को रिव्यू करना पड़ता है। जब आप रिव्यू करते हो, फिर से देखते हो सवाल को, तो फिर आपको नंबर्स को चेक करना पड़ता है। अब नंबर्स अगर साफ सुथरे नहीं होंगे, प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी, बार बार आपने कुछ लिख के काटा पीटी की हुई है, काट काट के आपने पूरा पेपर लाल कर दिया है, तो फिर आप उस सवाल को टाइम पर एक तो खत्म भी नहीं कर पाओगे। वो सवाल अगर आपको रिव्यू करना पड़ेगा, अगर फंस गया वो सवाल, तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। और फिर इतनी ज्यादा मिस्टेक्स के अंदर, इतनी ज्यादा गलत प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कोई मार्क्स भी मिलने वाले नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन हो, फॉर्मेट सही हो, ठीक है, और बड़े ढंग से साफ सुथरे हैंडराइटिंग में आपको फिगर्स का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात बच्चों एक और, जिसमें हम कहते हैं कि थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको इग्नोर मत करना, है ना। आपका जो एग्जाम फॉर्मेट है उसमें थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। नॉर्मली जो अकाउंटिंग है ना, वो आप जब सीखते हो तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाते हैं, है ना। हम क्या करते हैं एज ए टीचर, हम प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरीज भी करा देते हैं आपको साथ में, फिर हमको थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी करा देते हैं। लेकिन जब आप पेपर में जाते हो तो आप थ्योरी छोड़ के चले जाते हो। आप सोचते हो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ABCD, अरे तुक्के मार के भी सॉल्व हो ही जाएगा ना, ऐसे नहीं करना। आपको थ्योरी इग्नोर नहीं करनी है। 20, 25, 30 मार्क्स की थ्योरी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं ना, तो क्यों छोड़ने हैं हमने, ठीक है। तो वो हम थ्योरी भी प्रॉपरली करके जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ वही नहीं करने, उस पर फोकस नहीं करना। आपको थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, आपको वो सब कुछ करना है। और लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी बातें इन सभी के बीच में है वो सेल्फ बिलीफ एंड योर कॉन्फिडेंस। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेट टू सेल्फ बिलीफ एंड हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। हमेशा अपने आप को ये दोहराना है कि कोई भी प्रॉब्लम जो मेरे सामने है, कोई भी सवाल जो मेरे सामने आया है, वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसको सॉल्व ना कर सकूं। नो प्रॉब्लम इज दैट बिग इनफ दैट यू कांट सॉल्व इट। आप हर सवाल को सॉल्व करने के लिए सक्षम हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए, कभी भी आपने अपनी स्किल्स को डाउट नहीं करना है। तो अगर आप इन सभी बातों का बच्चों ध्यान रखेंगे ना, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अकाउंट्स पेपर में महारत हासिल कर सकते हैं, स्ट्रांग बन सकते हैं और इस सब्जेक्ट से प्यार करना शुरू कर सकते हैं।
तो बच्चों जल्द ही मिलूंगा मैं आप सभी बच्चों को बैचेस के अंदर। हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग सब्जेक्ट और कोशिश करेंगे आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।